ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। चलिए, तो यस मैं आप सभी के मैसेज देख पा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून हो चुका है और अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको पढ़ाया होगा, क्या कहाँ तक करा दिया था कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा के बारे में आपको बेसिक सा बता दिया था कि संवैधानिक सभा में इतनी सीटें होंगी, इन पर इतने लोग वोट डालेंगे। ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं और अब हमें उसके आगे का देखना है ना। ओके अच्छा, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब कोई मैसेज ना देखें, क्योंकि मैं आप लोगों के मैसेज ज्यादा देखने नहीं वाला हूं। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से। देखिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं पिछली क्लास का हम हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको यह पढ़ाया था कि 1946 में, अब पहले तो आप सब लोग शांत हो जाइए और सिर्फ सुन लो ध्यान से, ठीक है। हाँ, देखिए, कहानी ऐसे शुरू होती है कि 1946 में अंग्रेज सरकार ने भारत में एक मिशन भेजा था, जिसको लाने वाले तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया था। अब कैबिनेट मिशन को लाने वाले जो तीन कैबिनेट मंत्री थे, उनके नाम क्या थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों में से कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष, चेयरमैन कौन था? पहला नाम पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को और 16 मई 1946 को उसने अपनी योजना प्रकाशित की, प्लान पब्लिश किया। यही वो प्लान है जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। अब सुनो, इस प्लान के अकॉर्डिंग भारत की संवैधानिक सभा को 389 सीटें मिलेंगी, लेकिन ये वो भारत है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये जो 389 सीटें हैं, इनको दो भागों में बांटा जाएगा। एक तो है 296 और दूसरा है 93। 296 सीट किसको दी गई थी? उस एरिया को जो अंग्रेज सरकार के पूरे कंट्रोल में था, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत। और 93 सीट दी गई थी देसी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन में आम जनता ने वोट नहीं डाला था। इलेक्शन में वोट किसने डाला था? इलेक्शन में उन लोगों ने वोट डाला था जिनको हमने चुना था, तभी तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो कौन थे जिन्होंने 296 सीटों पर वोट डाला था? आंसर है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एक और चीज, जो 296 सीटें हैं, इनको तीन समुदाय के बीच में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल का मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर। बताओ, इन्हें तीन समुदाय के बीच में क्यों बांटा गया था? क्योंकि मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम चुनेंगे, यानी कि विधानसभा में जो मुस्लिम मेंबर होंगे वही चुनेंगे मुस्लिमों को। तो संवैधानिक सभा में जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनको कौन चुनेगा? विधानसभा के जो मुस्लिम मेंबर होंगे वो चुनेंगे इनको। तो इस तरीके से वोटिंग हुई थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि 296 सीटों को दो भागों में डिवाइड किया गया था, 292 और 4। 292 सीट किसकी थी? 11 गवर्नर प्रोविंसेस की, और बाकी की 4 सीट किसकी थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की, जिनके नाम है दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और चौथा था आपका अजमेर मेरवारा। इतना हमने कर लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि संवैधानिक सभा की एक सीट 10 लाख जनसंख्या के करीबन रखी गई थी। अब सुनो, पॉइंट ये है कि संवैधानिक सभा को जो 389 सीटें मिली थी, 296 सीटें तो ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी और 93 सीट किसको दी गई थी? प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों को। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि 93 सीटों का देसी रियासतों ने बहिष्कार किया था। ठीक है, देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो सुनो ध्यान से, जो 93 सीट दी गई थी देसी रियासतों को, देसी रियासतों ने इन 93 सीट्स का क्या किया था? बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था। तो समझिए, 389 में से 93 सीटों को बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि ये जो नया एक्सपेरिमेंट था, ये देसी रियासत प्रिंसली स्टेट्स को पसंद नहीं आ रहा था। और सही बताऊं, प्रिंसली स्टेट्स एक्चुअल में कंफ्यूज थे इंडिया के फ्यूचर को लेकर भी। वो तो जब इंडिया का बंटवारा नजदीक आ चुका था, तब जाकर
देसी रियासतों ने डिसाइड किया कि वो भी शामिल होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संवैधानिक सभा में। तो इन्होंने स्टार्टिंग में तो अपनी सीटें बहिष्कार कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे बंटवारा पास आते गया, इन लोगों ने, मतलब जैसे स्वतंत्रता पास आते गई, इन लोगों ने अपनी सीट लेना शुरू कर दी थी। ठीक है। हाँ, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। यश, हैंड राइटिंग नॉट क्लियर सर, प्लीज हैंड राइटिंग क्लियर। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर लिया करो। तुमसे वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो नहीं रही है, उसके बाद तुम राइटिंग पर इश्यू क्रिएट कर देते हो। राइटिंग लेजिबल है, ये ऐसी राइटिंग है किसी को भी समझ में आ जाएगी। 6 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करिए ना आप लोग। हाँ, तो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ इतना। देखो, ये वाला चीज मैंने नहीं बताई थी आपको, लेकिन अब समझ में आ गई यहां पे। अब सुनो आगे की कहानी। 93 सीटों को तो बॉयकॉट कर दिया था, अब बची कितनी सीट? अब 296 सीट बची। अब 296 सीटों पर क्या होना चाहिए? 296 सीटों पर इलेक्शन होना चाहिए। और मैंने आपको इलेक्शन के बारे में सब बता दिया। इलेक्शन में किसने क्या वोट डाला था हम सबको पता है ना। ओके, अब सुनो, मैं आगे की तरफ चलता हूं और इस इलेक्शन के बारे में आपको बताता हूं। देखो, हुआ ये बच्चों कि 1946 के जुलाई अगस्त के महीने में, है ना, 1946 का जो जुलाई अगस्त का महीना था, उसमें 296 सीटों पर क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। ओके, अब इलेक्शन का बच्चों रिजल्ट क्या था? इलेक्शन का रिजल्ट यह था कि 296 में से 208 सीट कौन जीत गया? 208 सीट कांग्रेस जीत गई। 73 सीट कौन जीता? 73 सीट आपकी मुस्लिम लीग जीत गई। और बाकी की 15 सीट कौन जीता? बाकी की 15 सीट जीते अन्य। अन्य का मतलब अदर्स। अदर्स का मतलब छोटे मोटे राजनीतिक दल और निर्दलीय इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। चलिए, ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया कि जो 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, उन इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, तो आप जरा इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो बहुमत मेजॉरिटी है वो किसके पास है। यार, ये एक चीज मुझे आप एक चीज सोच के बताओ। 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, तो मेजॉरिटी बहुमत किसके पास दिख रही है? कांग्रेस के पास दिख रही है। आपको क्या लगता है, मुस्लिम लीग को यह बात पसंद आई होगी? आप एक चीज सोचिए, मुस्लिम लीग बनी क्यों? क्योंकि कुछ मुस्लिमों का मानना था कि कांग्रेस केवल और केवल एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू संगठन है। मतलब कांग्रेस मुस्लिमों के हितों के लिए काम नहीं करेगी, कांग्रेस मुस्लिम के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेगी। तो इन मुस्लिमों का मानना था कि अगर वाकई में मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा करनी है, अगर वाकई में मुस्लिमों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए एक अलग से पार्टी होनी चाहिए और उसका नाम था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग स्टार्टिंग से यह मानती आई है कि कांग्रेस एक हिंदू संगठन है। अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, संवैधानिक सभा में जो इलेक्शन हुआ, वहां पर मेजॉरिटी बहुमत किसके पास है? कांग्रेस के पास है। यानी कि मुस्लिम लीग की नजरों में अगर कांग्रेस के पास बहुमत है, इसका मतलब हिंदुओं के पास बहुमत है। क्योंकि मुस्लिम लीग की नजरों में कांग्रेस क्या है? एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। तो कांग्रेस के पास बहुमत होने का मतलब है हिंदुओं के पास बहुमत होना। यानी कि अब जो संविधान बनाया जाएगा वो कांग्रेस के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और कांग्रेस में तो ब्राह्मण हिंदू यही भरे हुए हैं। इसका मतलब मुस्लिमों का ध्यान कौन रखेगा? मुस्लिम भारत में सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह जाएंगे। तो मुस्लिम लीग को यहां पर उनका अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा और मुस्लिम लीग ने वही काम किया जो देसी रियासत प्रिंसली स्टेट्स ने किया था। इन्होंने अपनी 73 सीटों का बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। तो याद रखिए, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी स्ट्रेटेजी, रणनीति में बदलाव किया और अब मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें संवैधानिक सभा की जो 73 सीटें हैं उनका बहिष्कार, बॉयकॉट करना है। हमें आप अलग से पाकिस्तान दीजिए, अलग से संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दीजिए। तो मुस्लिम लीग ने
73 सीटों का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान की मांग को वो लेकर बैठ गए। ठीक है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि 73 सीटों का बॉयकॉट हो गया था, है ना। चलिए, तो ये क्या है, अभी तक मैंने आपको जो चीज बताई वो था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, संवैधानिक सभा का निर्माण कैसे हुआ था। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना कैसे शुरू किया था। तो अब हमें स्टार्ट करना है संवैधानिक सभा की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज और, अभी एक बच्चे ने मैसेज किया, सर आप हिंदी मीडियम में लिखिए। देखो तुम एक चीज सुन लो, ठीक है तुम्हारी बात मैंने मान ली हिंदी मीडियम में, क्योंकि तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन ये चीज मैं एनडीए के बच्चों से हमेशा कहता हूं, इंग्लिश की आदत डाल लेना, क्योंकि अगर तुम इंग्लिश की आदत, और बताऊं मैंने जो चीज लिखी है ना वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, अगर तुम इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे ना, बिलीव मी तुम्हारा एसएसबी क्लियर नहीं होगा। एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर करने से तुम्हें कहीं पर कोई फायदा नहीं होने वाला लाइफ में, लिख के रख लो, ठीक है। इतनी नॉर्मल भी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो तुम एसएसबी की तैयारी कैसे करोगे, हवा में हो जाती है क्या तैयारी। चलिए, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो अब हमें स्टार्ट करना है संवैधानिक सभा की कार्य प्रणाली, है ना। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा बनकर तैयार हो चुकी है और अब संवैधानिक सभा काम करने की शुरुआत करने जा रही है। तो देखिए अब क्या होगा ना, अब यहां पर आपको एक चीज पढ़नी है और वो है तारीख रटनी पड़ेगी यहां पर, मतलब आपको अब ये पढ़ना है कि किस पर्टिकुलर तारीख को क्या हुआ था। तो यहां पर है ना, मेरे पास समझाने को कुछ है नहीं है सच, यहां पर बस मैं आपको लिखवाऊंगा कि इस पर्टिकुलर दिन ये काम हुआ था, और अब यही आपको अपने एग्जाम के लिए भी पढ़ना होगा। तो ध्यान से सुनो, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 से। अब 9 दिसंबर को क्या हुआ, 9 दिसंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक थी, प्रथम बैठक थी। देखो इलेक्शन के बाद जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो संवैधानिक सभा मिलेगी, तो वो कौन सा दिन था जब संवैधानिक सभा इलेक्शन के बाद मिली, मैं कहूंगा 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक थी। प्रथम बैठक का मतलब होता है फर्स्ट मीटिंग। ओके, अच्छा यहां पर बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये संवैधानिक सभा की जो पहली बैठक थी ये कहां पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी। आंसर है नई दिल्ली में जो पार्लियामेंट है ना, संसद, संसद में एक जगह है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हॉल, केंद्र हॉल, उसे उस वक्त जाना जाता था संवैधानिक हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन भवन के नाम से। तो वहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा 9 दिसंबर के दिन मिली थी। तो 9 दिसंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक थी और इस दिन टोटल 211 सदस्य मौजूद थे। तो पहले दिन कितने मेंबर्स आए थे, 211 सदस्य, 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। इस चीज को समझिए, वैसे तो संवैधानिक सभा में 389 सीटें थी,
389 सीटें थी, लेकिन आप भी जानते होंगे कि 389 सीटों में से काफी सीटों को बॉयकॉट बहिष्कार कर दिया था। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली 9 दिसंबर के दिन, तो इस दिन 389 तो नहीं आए थे, कितने लोग आए थे? 211 लोग आए थे। अच्छा, कुछ किताबों में 211 की जगह 208 लिखा होगा, लेकिन मैंने ज्यादातर जगह इसे 211 ही लिखा हुआ देखा है, इसलिए मैं 211 पढ़ाता हूं बच्चों को, है ना। ओके, तीसरा पॉइंट ये है, देखो आपको ये लिखना है कि 9 दिसंबर के दिन क्या क्या हो रहा है। तो 9 दिसंबर के दिन संवैधानिक सभा की पहली बैठक है, इस दिन 211 सदस्य आए थे। तीसरी चीज, इन 211 सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति तो होगा जिसने फाइनली बोलना स्टार्ट किया होगा, जिसने फाइनली संवैधानिक सभा को संबोधित किया था, एड्रेस किया था। तो कौन था वो सबसे पहला सदस्य जिसने इस दिन संवैधानिक सभा को संबोधित किया था, है ना, यानी कि अभिभाषण दिया था, एड्रेस किया था। तो हमारा आंसर यहां पर होगा जेबी कृपलानी। आपने इन सब का नाम सुना होगा ना, जेबी कृपलानी। तो याद रखना, जेबी कृपलानी सबसे पहले सदस्य थे संवैधानिक सभा को संबोधित करने वाले, द फर्स्ट मेंबर टू एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन होंगे वो? जेबी कृपलानी होंगे। ठीक है, अगली चीज, जेबी कृपलानी जब बोल रहे थे तो जेबी कृपलानी ने बाकी के सदस्यों के बीच में से जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसको बुलाया टेम्पररी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष के लिए। तो जेबी कृपलानी ने किसको इनविटेशन दिया था या किसको आमंत्रित किया था? अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी प्रेसिडेंट के लिए। तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब याद रखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? अस्थायी अध्यक्ष, इंग्लिश में से कहेंगे टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो जब 9 दिसंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा पहली बार मिली, जब 9 दिसंबर के दिन संवैधानिक सभा पहली बार मिली, तो इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, ओके। तो ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखना, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया आपने। ये एक्चुअल में एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी, फ्रेंच प्रथा थी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अपॉइंट किया वो एक्चुअल में क्या थी? वो फ्रेंच प्रैक्टिस थी, फ्रेंच प्रथा थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि 9 दिसंबर के दिन 4 पॉइंट हुए थे। सर क्वेश्चन कैसे बनता है बता दीजिए। देखो क्या नाम है आपका? राकेश। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट, और वी कैन से हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संवैधानिक सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन सा था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी पूछ सकते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक किस दिन हुई थी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां पर, है ना। चलिए, तो आई होप 9 दिसंबर वाला तो मैं पॉइंट क्लियर हो चुका है। 9 दिसंबर के दिन तुम्हें 4 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को। अब हमें यह देखना है 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। तो याद रखिए 11 दिसंबर के दिन 3 जरूरी काम हुए, आपको वो तीनों याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का
परमानेंट प्रेसिडेंट, स्थायी अध्यक्ष को चुनना। तो देखो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी थे, अस्थायी थे, तो फाइनली परमानेंट कौन था, स्थायी कौन था, तो वो यहां पर चुना गया। 11 दिसंबर के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें क्या चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अध्यक्ष के रूप में। और यहां पर स्थायी लिखने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप समझ में आ रहा है कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही परमानेंट प्रेसिडेंट हैं संवैधानिक सभा के। ठीक है, KID कैद है ना। सर आपकी पीडीएफ समझ में नहीं आ रही है, मैंने वही पीडीएफ दी है जो मैं अभी बोर्ड पर लिखता हूं, और तो कोई मैंने पीडीएफ दी नहीं। और वो पीडीएफ उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की होगी। मैं सब डलवा दूंगा है ना, लेकिन तुम पहले अभी चुप हो जाओ, ठीक है ना। जब मैंने कह दिया है कि मैं डलवा दूंगा, उसके बावजूद बताऊं, तुम लोग और कुछ नहीं कर रहे हो, मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। और अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं ना, तो इस चीज को याद रखना, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा नहीं और ना तुम्हारे डाउट ढंग से देखने वाला हूं, क्योंकि तुम लोग के कमेंट मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और आधे कमेंट तो मेरे राइटिंग को लेकर चल रहे हैं। माय गॉड, मतलब मैं पहली बार ऐसी कोई क्लास देख रहा हूं जहां पर बच्चों को इतना इशू हो रहा है मेरी राइटिंग को लेकर, है ना। तुमसे वीडियो क्वालिटी बढ़ नहीं पा रही होगी, है ना, फिर तुम्हें राइटिंग पर इश्यू क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने पढ़ाना शुरू किया है और आज मैं पहली बार लिख रहा हूं यहां पर पढ़ा कर, है ना। एक काम करता हूं मैं, तुम लोगों का फिर से मैं वही काम करता हूं जो मैंने कल काम किया था। ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को मैं फिर से बंद करता हूं, ऐसे लो, मैंने फिर से स्क्रीन बंद कर दी। अब मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में सिलेबस तभी पूरा हो पाएगा जब मैं आपके कमेंट के बजाय सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करूं। तुम्हारे कोई कमेंट्स खास दिख नहीं रहे हैं। तो देखो, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस लिए चुने गए थे, प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक सभा के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, तो कौन था संवैधानिक सभा का उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट? तो इनका नाम है HC मुखर्जी। तो HC मुखर्जी कौन थे? संवैधानिक सभा के उपाध्यक्ष, इसे हिंदी में कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 11 दिसंबर के दिन दो काम हो चुके हैं, प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसे मैं यहीं पर लिख देता हूं, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा बताना। देखो पॉइंट ये है, एक मिनट, पॉइंट ये है बच्चों कि 16 जुलाई 1948 को संवैधानिक सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया था, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। अब संवैधानिक सभा का दूसरा उपाध्यक्ष कौन था? दूसरे उपाध्यक्ष का नाम है VT कृष्णामाचारी, है ना। तो VT कृष्णामाचारी संवैधानिक सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। आसान भाषा में कहूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा में एक अध्यक्ष था और दो उपाध्यक्ष थे, दो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो पहला वाइस प्रेसिडेंट 11 दिसंबर के दिन चुना गया था और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट 16 जुलाई 1948 को चुना गया था। तो संवैधानिक सभा में कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष? दो वाइस प्रेसिडेंट थे। दूसरा वाला 16 जुलाई को आया था। इनका नाम VT कृष्णामाचारी है। ओके, अब तीसरा नाम किसका होगा? तीसरा नाम है सर BN राव का, है ना। अब सर BN राव कौन है? सर BN राव हैं संवैधानिक सलाहकार। तो याद रखिए 11 दिसंबर के दिन टोटल 3 काम हुए थे। कौन कौन से? सबसे पहला काम
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, और तीसरे थे आपके सर बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुने गए थे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। कई लोगों को लगता है कि इसका आंसर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर सर बी.एन. राव था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। ओके, तो ये है 11 दिसंबर 1946 के दिन। तो देखो 11 दिसंबर के दिन आपको अपने एग्जाम के लिए बस ये 3 बातें याद रखनी है कि 11 दिसंबर के दिन क्या क्या हुआ था, पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम। ये तो बस मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट तारीख, जो कि है 13 दिसंबर 1946। आइए देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। तो देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने क्या किया? पंडित नेहरू ने संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इंग्लिश में से कहेंगे मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन दी असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 13 दिसंबर के दिन मतलब आपको क्या याद रखना है, 13 दिसंबर के दिन सिर्फ एक ही काम हुआ था और वो था संवैधानिक, मतलब काम तो बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन 13 दिसंबर के दिन जो सबसे जरूरी काम था वो यही था, संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करना। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पेश किए गए थे, किसके द्वारा पेश किए गए थे, ये आपके लिए जानना और जरूरी है। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे ये भी पूछते हैं मेरे से कि सर आखिर इसका मतलब क्या है उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। याद रखिए इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है ना, संविधान किस पर्पज से बना रहे हो, ये चीजें इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई थी। और इस चीज को भी याद रखना, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था, ये नाम था जो आप देख रहे हो, जैसे ही संविधान बन गया इसका नाम किस में कन्वर्ट हो गया, इसका नाम कन्वर्ट हो गया प्रिएम्बल, प्रस्तावना, जिसे हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं। तो आप लोगों की जो प्रिएम्बल है ना, मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पन्ने पर या दूसरे तीसरे पन्ने पर एक ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ देखा होगा, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कुछ ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये जो चीज थी ना ब्लॉक के अंदर, यही है प्रिएम्बल, प्रस्तावना। और कहते हैं कि प्रिएम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। तो इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा ना, प्रस्तावना, वहां पर मैं आपको ये लाइन लिखवा दूंगा जो अभी भी मैंने कही। तो तुम्हें उद्देश्य प्रस्ताव की अहमियत समझ में आई, यही बाद में आगे जाकर हमारे संविधान का प्रिएम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका बनी थी। अब 13 दिसंबर को इसे पंडित नेहरू ने पेश किया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 वो तारीख है जब संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, तो जो चीज पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर को पेश की थी उसे फाइनली स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 हो गया। और अब हम स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई 1947। अगर आप में से कोई भी कमेंट कर रहा हो प्लीज मत करना, क्योंकि जिस लैपटॉप पर कमेंट खुला हुआ है मैंने उसकी स्क्रीन डाउन कर दी है, तो मुझे तुम्हारे एक्चुअल में कमेंट दिख नहीं रहे, तुम क्या बोल रहे हो।
तो 22 जनवरी 1947 को ये हुआ था। और अब हम स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, क्योंकि हम उन्हीं तारीखों का जिक्र कर रहे हैं जिस दिन कुछ जरूरी हुआ होगा। तो 22 जनवरी 1947 के बाद अगली जो तारीख आएगी वो कौन सी तारीख होगी? 22 जुलाई 1947, है ना। 22 जुलाई 1947 मतलब स्वतंत्रता से एक महीना, मतलब एक महीना भी नहीं बचा है। इस दिन क्या हुआ? इस दिन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, उसे संवैधानिक सभा में अपनाया गया। तो पॉइंट सिंपल है, हम लोगों का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो आप लोग देखते हो हर जगह, उस राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो इस राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक सभा में अपनाया था स्वतंत्रता से मतलब कुछ दिनों पहले, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। तो इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? ऐसा भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था इन व्यक्ति ने, जिनका नाम है पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया वो व्यक्ति है जिन्होंने संवैधानिक, मतलब पिंगली वेंकैया वो व्यक्ति है जिनके द्वारा जो फ्लैग तैयार किया गया था उसे स्वीकार किया गया था। ये आंध्र प्रदेश के निवासी थे, अब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिया का नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। ओके, तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज संवैधानिक सभा में अपनाया गया। क्योंकि क्या था ना, अपनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आजादी से पहले कई तरीके के आपको तिरंगा देखने को मिलते होंगे। पहले राष्ट्र, मतलब पहले ध्वज, फ्लैग के अलग अलग डिजाइन होते थे। फाइनली कौन सा वो फ्लैग होगा जिसे हम मानेंगे कि ये हमारा नेशनल फ्लैग है? तो तिरंगे तो हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन कौन सा ऐसा फ्लैग है, कौन सा ऐसा ध्वज होगा जिसे हम स्वीकार करेंगे राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के रूप में? तो वो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया डिजाइन एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, यहां पर चलिए, तो ये हो गया 22 जुलाई 1947 को। और अब हम स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त 1947। देखो, या 15 अगस्त 1947 ना लिखवाकर मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 22 जुलाई 1947 के बाद तो अब सीधे आजादी आ जाएगी। तो अब मैं आजादी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। यहां पर मैं लिखूंगा बिफोर इंडिपेंडेंस, इसे हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब आजादी से पहले। और यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। तो सुनो ध्यान से, अब हमें कुल मिलाकर यह पढ़ना है कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद का क्या सीन था। अब देखिए, मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं। आप सबने अभी अभी पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा में टोटल कितनी सीटें थी? 389। 389 सीटों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो था 296 और दूसरा था आपका 93। ये 296 सीटें किसको दी गई थी? ये 296 सीटें दी गई थी ब्रिटिश भारत को, ब्रिटिश इंडिया को। और ये 93 सीट किसको दी गई थी? ये 93 सीट दी गई थी प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों को। ये तो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको एक चीज पता है, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि याद रखना कि यहां पर ये जो सीटें हैं 389, ये उस भारत के संवैधानिक सभा की सीटें हैं जिसका बंटवारा नहीं हुआ, यानी कि इसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे देश का कुछ एरिया पाकिस्तान चले गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब कुछ सीटें कम हो जाएंगी। तो बंटवारा होने से संवैधानिक सभा की सीटों पर असर पड़ा और संवैधानिक सभा की सीटें घट गई बंटवारे के बाद, कुछ एरिया पाकिस्तान चले गया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा के पास कितनी सीटें बची बंटवारे के बाद? तो मैं कहूंगा 299। अब 299 को कैसे लिखोगे? देखो, पहले 93 सीटें किसकी थी? देसी रियासत प्रिंसली स्टेट की थी। कुछ प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई, तो हमारे पास कितना बचा? 70 सीटें बची। तो 93 से घटकर 70 सीटें हो चुकी हैं। तो ये 70 सीटें किसकी होंगी? प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतों की। ओके, और ये जो 296 सीटें हैं ये घटकर कितनी हो गई?
296 सीटें घटकर हो गई 229 229। तो ये 229 सीटें किसकी होंगी? ब्रिटिश भारत मत कहना, ब्रिटिश तो छोड़कर जा चुके हैं। इसे आप कहोगे भारतीय प्रांत, इसे इंग्लिश में कहेंगे इंडियन प्रोविंसेस। तो देखो, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा पर स्वतंत्रता का क्या असर पड़ा था, मतलब इंडिपेंडेंस का क्या असर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा का यह ढांचा था, और इंडिपेंडेंस के बाद संवैधानिक सभा की सीटें घट गई, और फाइनली अब हमारे पास इतनी सीटें बची हैं। यहां पर इतना आपको समझ में आया? तो अगर कोई आप में से नोट भी कर रहा होगा तो इसको नोट कर सकता है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करूंगा। ठीक है। अरे यार, ये देखना कौन है यार, ये जो इतना लंबा लिख दिया, एनडी की प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया? तो एक बार सभी बच्चे रिप्लाई करें कि क्या आपको यहां तक समझ में आ गया है? एक बार प्लीज आप लोग कमेंट करिए और रिप्लाई करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो सौरभ सिंह, प्रोविंसेस किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। प्रोविंसेस तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ठीक है, यस, फ्लैग में अशोक चक्र लगाया था। चलिए, आई गेस मैक्सिमम बच्चों को यहां पर समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके ओके। मोहम्मद जुबैर सर, आफ्टर वाला बता दो। देखिए मोहम्मद, पॉइंट ये है कि आजादी से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी, जिसको दो भाग में तोड़कर बनाया गया था। अब आप समझिए, ये आजादी से पहले वाली संवैधानिक सभा है, इसमें पाकिस्तान वाला एरिया भी तो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वाला एरिया हमसे अलग हो गया, तो जाहिर सी बात है संवैधानिक सभा की सीटें कम हो जाएंगी। तो किस हिसाब से कम हुई, मैंने यहां पर वो लिख दिया है। ओके, हाँ सुनो तो सलमान सर, इंग्लिश में लिख दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज हमेशा याद रखा करो कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, तो अगर कोई चीज मैं हिंदी में लिखता हूं तो मैं साथ ही साथ उसकी इंग्लिश जरूर बोलते रहता हूं। ठीक है, बेटा 22 जुलाई का फ्लैग कैसा था? 22 जुलाई का फ्लैग वैसा ही था जैसा आज आप देखते हो, क्योंकि उसी को अपनाया गया था संवैधानिक सभा में, जो आज आप देख रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अब देखिए, अभी आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप लोग ना करें। अरे अभी रुक जाओ बच्चों, फिर से बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर संविधान और प्रीएम्बल में क्या डिफरेंस है? बेटा संविधान अपने आप में, जैसे संविधान और प्रीएम्बल में वही डिफरेंस है जैसा आप में और आधार कार्ड में डिफरेंस होता है ना। अगर आप संविधान है
तो आधार कार्ड आपका प्रीएम्बल है, मतलब समझ लो ऐसे, प्रीएम्बल को एक्चुअल में हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। तो जैसे आधार आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसे ही प्रीएम्बल संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ओके, चलिए देखिए अश्विन, देसी रियासतों ने जो सीटें बॉयकॉट की थी उसके बारे में बता दो। उसके बारे में आपको एक्चुअल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उस चीज की, ठीक है। चलिए अब सुनो ध्यान से, तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, ये मैं पहले बता दूं क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे थे और मैंने सुना भी था। देखो कई बच्चे ये कहते हैं कि सर एक दो बच्चों की वजह से पूरे ग्रुप को, मतलब पूरी क्लास को क्यों पनिश करते हो, एक दो बच्चों की सजा हम लोग क्यों भुगते हैं। कई बच्चे ऐसा कह देते हैं कि सर एक दो बच्चों ने कमेंट किया था लेकिन सर उसकी सजा सब भुगत रहे हैं, आप सारी क्लास से क्यों गुस्सा हो रहे हो। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूं, ये डिफेंस का था। जब मैं इंडियन नेवल अकेडमी, भारतीय नौसेना अकादमी में था, तो हमारा जो ग्रुप था वो गया था बाहर, मतलब मुंबई के आसपास गया था शिप्स देखने, है ना। तो वहां पर एक कैडेट से अपना आइडेंटिटी कार्ड खो गया था। उस एक कैडेट ने जो आइडेंटिटी कार्ड खोया था, उसके चक्कर में जो पूरा ग्रुप गया था ना, उस पूरे ग्रुप को रात में पनिशमेंट मिली थी। मतलब खोया एक ने आइडेंटिटी कार्ड था लेकिन उसकी सजा पूरे ग्रुप को मिली थी, क्योंकि ये एक पूरी टीम होती है, समझे। तो होगा आपके साथ भी ऐसा होगा जब आप ट्रेनिंग में जाओगे कि आपके किसी एक साथी की सजा पूरे ग्रुप को होगी, क्योंकि हम सब एक ही, हम सब साथ में ही हैं। ऐसा कई बार देखोगे आप कि सिर्फ एक की सजा पूरी की पूरी टीम भुगत रही होगी बैठ के, समझ में आया। देखो अंकित, व्हाट इज प्रिंसली स्टेट। देखो क्या था ना, हमारे अंग्रेजों के टाइम पर, अंग्रेज सरकार के टाइम पर हमारी कंट्री का कुछ एरिया ऐसा था जहां पर राजा महाराजा रहते थे और उनके ना अंदरूनी मामलों में, इंटरनल मैटर्स में अंग्रेज सरकार हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करती थी। उन्हें कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, राजा रजवाड़े, देसी रियासत, ठीक है। देखो मैंने सिर्फ पिछली वाली क्लास में यही पीडीएफ अपलोड कराई होगी, मैंने वो प्रिंटेड वाली पीडीएफ नहीं दी है, ठीक है। उसमें एक इशू आ गया था तो वो मैं आज दे दूंगा, है ना, ठीक है। ओके चलिए, तो हम आगे की तरफ बढ़े। सर आप एनडीए सिलेक्टेड हो। देखो एक चीज और, मैंने कोई एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं किया है। मेरी जो एंट्री थी, मेरी डायरेक्ट एंट्री होती है। क्या होता है ना, कुछ ऐसी एंट्री निकलती है जो ग्रेजुएशन के बाद आती है, मतलब वो डायरेक्ट एंट्री होती है, उसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं निकालना होता, उसमें सीधे एसएसबी का कॉल आता है। तो मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का एसएसबी के लिए किया था और वो डायरेक्ट होता है, उसके लिए कोई आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वो एंट्री निकल कर आती है। तो जो ग्रेजुएट होते हैं ना टेक्निकल फील्ड से, तो वो लोग उस एंट्री को भर सकते हैं, नॉन टेक्निकल वाले भर लेंगे, बस वो ग्राउंड ड्यूटी वाली पोस्ट भर सकते हैं। टेक्निकल वाला दोनों पोस्ट भर देगा, ग्राउंड ड्यूटी भी और टेक्निकल वाली फील्ड भी। तो एक्चुअल में इंडियन कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग इंडियन नेवी के साथ होती है, इंडियन नेवल अकेडमी में। तो मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में था, हमारी ट्रेनिंग इंडियन नेवी के साथ होती है, क्योंकि तब तक कोस्ट गार्ड की एकेडमी नहीं बनी थी। अब पता नहीं उनकी एकेडमी बन गई हो, मैं 2012 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही इंडियन आर्मी को किसी को जाना हो तो इंडियन आर्मी क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी में भी डायरेक्ट एंट्री निकल कर आती है। जो लोग पीसीएम बैकग्राउंड लेते हैं, मैथ्स वाला बैकग्राउंड लेते हैं, तो इंजीनियर्स के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है आर्मी में। उस एंट्री का नाम होता है टीजीसी, जो मैंने क्लियर की थी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। मेरा कोर्स का नंबर था 116। तो ऐसा नहीं होता, आप बाद में भी डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। देखो टीईएस भी होती है, मैं टीईएस नहीं, मैं टीजीसी में गया था, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये हो गया। सर आपको हटा क्यों दिया जॉब से? तुम क्या पागल हो गए विशाल, मुझे कोई हटाएगा जॉब से? क्यों हटूंगा मैं जॉब से? मैंने एलपीआर फाइल किया था, मैंने खुद जॉब छोड़ी है, मुझे क्यों हटाएंगे? ठीक है। यस यस आकांक्षा, जैसे जो मैंने क्लियर किया था इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन आर्मी का, तो हमारे में तो दोनों आ रही थी, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में लड़कियों ने भी दिया था
हमारे कुछ कैडेट्स मतलब कुछ साथी लड़कियां भी थी, और लेकिन जो मैंने दिया था टीजीसी, उस टीजीसी का सिर्फ आईएमए में होता है, उस वक्त आईएमए में शायद से लड़कियां नहीं थी, उनका सिर्फ ओटीए में होता है। ठीक है, अब हो गया, आप चेंज कर रहे हो तो पता नहीं। चलिए सुनो सुनो, मैं इन सब चीजों पे डिस्कस करने नहीं आया था, यहां पर हम अपना पार्ट डिस्कस करने आए थे, और यहां तक अगर समझ में आ चुका है तो देखो बच्चों, इसके बाद अगली जो तारीख आपको लिखनी होगी वो होगी 29 अगस्त 1947। तो याद रखना 15 मतलब आजादी स्वतंत्रता के बाद अब हमारा जो पार्ट शुरू होगा वो होगा 29 अगस्त 1947 से। इस दिन क्या हुआ था, अब ये मैं इस वाली क्लास में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। देखो प्रदीप, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था कि किस पर्पस से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है। और अगर आपको वाकई में जानना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रीएम्बल प्रस्तावना, वहां पर आप प्रीएम्बल को पढ़ लेना, क्योंकि प्रीएम्बल प्रस्तावना के बारे में यही कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। ठीक है, देखो गंगवार, आप जो कह रहे हो कि सर प्लीज बताइए कि है ना नोट्स मैं कहां से बनाऊं। देखो गंगवार, मैं पहले तो जो मेन जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा, उसी के साथ साथ बाकी का कुछ आपको क्लास में नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि जो भी चीज मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं उसे तो मैं ना कोशिश किया करो जल्दी जल्दी नोट करने की। कई चीजें ऐसी होती है जो मैं ऐसी बोल देता हूं वो नोट्स में नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज पॉसिबल नहीं होती नोट्स में देना। तो आप लोग कोशिश किया करो कि यस, अगर मेरी कोई कही हुई बात आपको इंपॉर्टेंट लग रही तो उसे नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, ओके देखो चलिए अब क्लास ओवर करते हैं, लेकिन ये बात बता के चले जाता हूं कि मैंने डिफेंस क्यों छोड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था बच्चों, मेरे को स्लिप डिस्क की इशू हो गया था। ट्रेनिंग के 10 दिन बाद ही मेरे को स्लिप डिस्क की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। इस चक्कर में मैं अकेडमी में एक भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो फिर मुझे कमांड हॉस्पिटल, पहले तो मुझे आईएनए के हॉस्पिटल भेजा संजीवनी, उसके बाद फिर मुझे बेंगलोर में जो कमांड हॉस्पिटल है एयरफोर्स का, फिर वहां पर भेजा था। तो वहां पर मेरा एमआरआई हुआ था, मतलब मुझे स्लिप डिस्क का इशू निकला था। उस चक्कर में मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, तो उस चक्कर मैंने एलपीआर फाइल कर दिया था। एलपीआर का मतलब आप छोड़ना चाहते हो अकेडमी। तो मैंने मेडिकल इश्यूज के कारण छोड़ी थी अकेडमी। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये इशू हो जाएगा। जब डिफेंस वाले मेडिकल टेस्ट करते हैं तो मेडिकल टेस्ट में वो आपका एमआरआई नहीं करते। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो एमआरआई में निकल कर आ रही थी। जो तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा एसएसबी क्लियर करने के बाद, उसमें तुम्हारा कोई उसमें कोई तुम्हारा एमआरआई नहीं होता है। ठीक है ना, ओके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। और देखो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास का काफी टाइम बस इसमें चले जाता है, तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो फालतू वालतू। देखो तुम अगर ऐसी करोगे तो ना प्रॉब्लम इस चीज की होगी, हम सेशन को मतलब बहुत लंबा खिंच जाएगा, तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना है तो प्लीज कमेंट कम किया करो। ओके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम क्लास ओवर कर देते हैं। और प्लीज जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो गाइज ज्यादा कमेंट मत करना, कोशिश यही रखना कमेंट करो। ठीक है, क्योंकि तुम में से तो आधे कुछ बच्चों के तो कमेंट एकदम बेफालतू होते हैं, वो पूरा मूड खराब कर देते हैं। ठीक है, चलिए। नहीं आकाश कुमार, 0 रिग्रेट फॉर दैट। ओके, कोई रिग्रेट नहीं है। ओके।